गाइस अगर आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देख ली तो बहुत मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आता है तो वो आपसे रह जाए। अगर चाहो तो आप चेक करके देख लेना, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि गाइस इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ ज़ुबैद खान, वेलकम बैक टू द चैनल IAS टारगेट। सो गाइस इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा जिससे कि आगे का चैप्टर हमें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी अर्थ की 3 इमेजिनरी लाइंस हैं, जिसमें से एक इक्वेटर और 0 डिग्री पर, और ये 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में ये 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब आपको पता है ये इक्वेटर की अगर हम बात करें तो ये पूरे साल सन की रेज रिसीव करता है। ठीक, हम जानते हैं सन की रेज डायरेक्टली इस पर पड़ती हैं पूरे साल। अब क्योंकि सन की रेज पूरे साल इस पर पड़ती हैं तो ये गर्म हो जाता है, यहाँ पर गर्मी हो जाती है, यहाँ पर हीट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का आसपास का एटमॉस्फेयर भी वार्म हो जाता है। अब आपको पता है कि आसपास का एटमॉस्फेयर जब गर्म हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको लो प्रेशर जोन भी कहा जाता है। अब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, ये बात हो गई इक्वेटर की। अब अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो आपको पता है जून के टाइम में, ठीक, हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी टिल्ट होती है, जिससे कि सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरता है। हमारे इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल, और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम कहते हैं कि ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक, अब हम बात कर रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं होती है, और सदर्न पार्ट में तो पूरे साल ही टेम्परेचर जो है वो गर्म रहता है, यहाँ पर ठंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, अगर ये आप देखें, लेट मी जूम, अगर ये रीजन आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये रीजन इक्वेटर के पास है, तो इसीलिए यहाँ पर ठंड नहीं होती, पूरे साल गर्मी रहती है। कहने का मतलब यह है कि सन की रेज की वजह से हमारे इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहे हैं, कहीं वार्म क्लाइमेट देखने को मिलता है तो कहीं कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसकी वजह से रेनफॉल भी बहुत अलग अलग क्वांटिटी में हमें देखने को मिलती है। अब उस रीजन के फॉरेस्ट कैसे होंगे ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। ठीक, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, अगर ठंडा होगा तो वहाँ पर अलग तरह के पेड़ होंगे। ठीक है, अगर गर्म होगा तो वहाँ पर अलग तरीके के पेड़ होंगे। यहाँ पर राजस्थान में अलग तरीके के पेड़ होंगे, कश्मीर में अलग तरीके के पेड़ होंगे। और रेनफॉल पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि जिन रीजन्स पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ पर अलग तरीके के फॉरेस्ट होंगे, और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है एनुअली वहाँ पर अलग तरीके के फॉरेस्ट होंगे। तो बहुत सारी बातों पर नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है, उन सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो मुझे लगता है कि आपका एक बेस बन गया है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं चैप्टर के नेम से ही, यानी नेचुरल वेजिटेशन। जब आप इस नेम को थोड़ा ब्रेक करेंगे तो इसको नेचुरल अलग कर देते हैं। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक, पेड़ पौधे वगैरह ये सब। और अगर इसमें नेचुरल जोड़ दें, मतलब प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे लगे हैं, नेचुरल वेजिटेशन कौन सी हो गई, जो प्राकृतिक रूप से, ठीक है, कुदरती जो पेड़ पौधे लगे हैं वो नेचुरल वेजिटेशन, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर नेचुरल वेजिटेशन और प्लांटेड वेजिटेशन में क्या फ़र्क होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो नेचुरली वहाँ पर ग्रो हो रही है विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, नेचुरली ग्रो हो रही है, खुद ग्रो हो रही है। जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कैक्टस का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, वहाँ पर कैक्टस ग्रो हो रहा है, ठीक, खुद ही ग्रो हो रहा है, वहाँ पर नेचुरल कंडीशन में ग्रो हो रहा है। लेकिन जब आप उस कैक्टस को अपने घर पर ले आए, ठीक, उस कैक्टस को आप अपने घर पर ले आए और प्लांट कर दिया आपने, अब वो आपकी देख रेख में बड़ा हो रहा है, आप उसको मतलब उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस आप डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया प्लांटेड वेजिटेशन, ये हो गया नेचुरल वेजिटेशन। लेकिन ये क्या हो गया, प्लांटेड वेजिटेशन, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें होता है, ये नेचुरल कंडीशन में नेचुरली ग्रो हो रहा है। तो ये डिफरेंस था नेचुरल वेजिटेशन और प्लांटेड वेजिटेशन में। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था कि इंडिया में कई तरह की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हिमालयाज़ में कुछ और वेजिटेशन होगी, वहाँ पर अलग तरीके के फॉरेस्ट होंगे,
और अंडमान एंड निकोबार में अलग होंगे। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग फॉरेस्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की रेनफॉल कितनी होती है। ओके, ओवरऑल जो फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं, यानी 5 तरीके के फॉरेस्ट होते हैं: ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ओके, तो एक एक डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं अगर कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, और मैं बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो कमेंट में आपको बताना है उसका आंसर। जो भी आंसर बताएगा कमेंट में उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। तो ये सब पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद ये नाम पढ़ें और ख़ुद समझने की कोशिश करें। जैसे कि अगर हम नाम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल को, कि हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, लेकिन हमें ये पता है कि ये कुछ तो होगा जो कि सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में होगा। ओके, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ तक है वो नीचे आप कमेंट में बताइए मुझे, ठीक। अब एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन रहने वाले, हमेशा हरे भरे रहने वाले, ठीक। तो अब इसको जोड़ के पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी ऐसे पेड़ पौधे जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ऐसी वेजिटेशन। क्योंकि हमने पढ़ा कि एवरग्रीन रहते हैं तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार पेड़ एवरग्रीन कब रहता है, ठीक है। जंगल एवरग्रीन कब रह सकते हैं, जब उनको खूब पानी मिले, ठीक। तो ऐसे रीजन जहाँ पर खूब सारी रेनफॉल होती है। अब सवाल कितनी रेनफॉल, यानी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पर रेनफॉल होती है, जहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है, यानी 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो उन रीजन में जो जंगल पाए जाते हैं, जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उन फॉरेस्ट को कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब वो कौन सी जगह हैं, जैसे कि लेट मी शो यू ऑन मैप। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब ऐसे पेड़ पौधे जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर वो पाए जाते हैं, ठीक। बारिश ज़्यादा कहाँ पर होगी, अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं, ठीक है। वैसे तो वो साउथ ईस्ट होती हैं, लेकिन कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मानसून आता है। तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ से आती हैं। अब आप ये देखिए किसके ऊपर से ये आ रही हैं, ये आ रही हैं समुद्र के ऊपर से, पानी के ऊपर से। तो ऑब्वियसली बात है कि ये अपने साथ पानी कंटेन करके ला रही हैं। अब पानी कंटेन करके ला रही हैं, ये कहाँ पर हिट करती हैं, सबसे पहले तो हिट करती हैं केरला पर, ठीक। अब आपको पता है वेस्टर्न घाट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि पूरे पेनिनसुला प्लेट्यू पर एक सेपरेट वीडियो बनाएं तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो हम बात कर रहे थे वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट आपको पता है, वेस्टर्न घाट्स की अगर हाइट्स की बात करें तो नॉर्थ से साउथ जाते में ना उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है, ठीक। जैसे जैसे नीचे आते हैं उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है। अब यहाँ से जो हवाएं आती हैं, ठीक, बादल वगैरह आते हैं, ये मैं वेस्टर्न घाट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी पहाड़ियाँ। तो ये जो यहाँ से हवा आ रही है ना, ये यहाँ पर हिट करती हैं, ये इधर नहीं जा पाती। ये वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न साइड है, ये आप देख रहे हैं वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है। वेस्टर्न साइड इसको हम विंडवर्ड साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से विंड आ रही है, ठीक। अब क्योंकि ये उस पार नहीं जा पाती विंड, तो क्या करती है, बारिश यहीं पर होती है, खूब बारिश होती है इस एरिया में। कौन से एरिया में खूब बारिश होती है, यहाँ पर खूब बारिश होती है। अब आप ये खुद भी देख सकते हैं कि देखिए ये हरा हरा रीजन है, ठीक, हरा हरा रीजन है, यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और जब यही साइड आप थोड़ा इधर को देखेंगे तो ये क्या है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बैरन लैंड है, लेकिन ये हरा भरा दिख रहा है। इसकी वजह यही है क्योंकि यहाँ पर खूब बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सर यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों, यहाँ पर भी तो हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों। देखिए आपको पता है कि जब मानसून के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है क्लाइमेट चैप्टर की, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देखना, उसमें मैंने बहुत सही करके समझाया है। अब यहाँ से जो विंड आती हैं साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स जिसे कहते हैं, तो वो 2 ब्रांच में बढ़ जाती हैं। एक ब्रांच अरेबियन सी, क्योंकि ये हमारा अरेबियन सी है, और दूसरी ब्रांच बे ऑफ बंगाल। तो एक ब्रांच तो यहाँ पर खूब बारिश करती है, ठीक, अपना काम दिखाती है वो यहाँ पर खूब, और दूसरी ब्रांच जो होती है वो यहाँ पर अपना काम दिखाती है, यहाँ पर बारिश करती है, यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में
और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एट्सेट्रा, ये वाले रीजन में। ठीक, अब सवाल ये है यहाँ पर क्यों हरा भरा है? यानी जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सन की रेज वापस इक्वेटर पर जाती हैं तो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था, ठीक, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पर आ रही थी, वो एरिया कहाँ चला जाता है? वो एरिया नीचे को चला जाता है, जिसे ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, वो नीचे को चला जाता है। ये पूरा प्रोसीजर मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देखिए, या फिर आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं क्लाइमेट की। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। तो जब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होता है तो हवा वापस जा रही होती हैं, ठीक है, यानी हवाएं लैंड से सी की तरफ को जा रही होती हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ से जाते जाते इन्होंने क्या करा, बे ऑफ बंगाल से पानी गैदर कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर से ये गुजर के जा रही हैं, तो क्या हुआ, ये मॉइस्चर कैरी कर लेती हैं। ये जो टकराती हैं, कहाँ टकराती हैं? ये टकराती हैं तमिलनाडु रीजन पर, जिसकी वजह से यहाँ पर खूब बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ओके, देखिए जैसे कि मैंने बताया, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में ही बारिश होती है, और इसीलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं, ना कि ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, वो लीवर्ड साइड है, ये विंडवर्ड साइड है, तो विंडवर्ड साइड में पाए जाते हैं, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज़, ये उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जो वार्म है, ठीक है, और जहाँ पर ह्यूमिडिटी है, विद एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर इतना होता है। और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो इतने लेयर्ड होते हैं, लेयर पे लेयर इतने घने होते हैं, कभी कभी सनलाइट जो होती है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती। ठीक, सो गाइस, पहले मैं कुछ टर्म्स को क्लियर कर देता हूँ जो कि आप इस चैप्टर में बार बार सुनेंगे, जैसे कि क्लिम्बर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, टिम्बर, हब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में। ठीक है, तो वो पहले हम बात करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है श्रब्स और क्रीपर्स के बारे में। सो क्रीपर्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम आप देखिए, क्रीपर्स, CREEPERS, यानी क्रीप, कुछ तो रेंगने वाला कुछ तो होगा। ठीक है, तो ये ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम यानी तना, इनका जो तना होता है, इनका जो स्टेम होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, यानी ये खड़े नहीं हो सकते, इनका इतना कमज़ोर स्टेम होता है कि ये खड़े नहीं हो सकते, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कैन नॉट ग्रो विदाउट द सपोर्ट, इतना ज़्यादा वीक स्टेम होता है। अब क्रीपर्स की बात करें तो ये जो स्प्रेड, ये तो फैलता है ना, ये हॉरिजॉन्टली फैलता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो दूसरा, अगर हम श्रब्स की बात करें, ठीक है, तो श्रब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज़ प्लांट होते हैं, मतलब ट्री के जितने टॉल भी नहीं होते और इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, मीडियम साइज़ के होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं। ठीक है, वुडी प्लांट मतलब आप देखेंगे इनका जो स्टेम होता है वो आप देखेंगे ब्राउन कलर का होता है, जैसे लकड़ी होती है वैसे कलर का होता है, ब्राउन, ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर का स्टेम होता है इनका, ब्राउन कलर का स्टेम होता है, वुडी होते हैं, लेकिन ये हब से टॉल होते हैं, HERBS, हब से टॉल होते हैं, उनसे ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन ट्री से शॉर्ट होते हैं। इनकी अगर एवरेज हाइट की बात करें तो 6 से 10 मीटर तक इनकी हाइट होती है। अब सवाल यह है कि आखिर हब्स क्या होते हैं? ये टर्म्स आपको मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हब्स क्या होते हैं? ये छोटे साइज़ के प्लांट होते हैं, यानी शॉर्ट साइज प्लांट होते हैं। ऑलराइट, इनका स्टेम जो होता है, इनका जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है, ये वुडी पार्ट इनका नहीं होता है, वुडी पार्ट जो होते हैं, वुडी टिश्यूज़ इनमें नहीं होते हैं। ठीक है, वुडी टिश्यू मतलब जो ब्राउन कलर का जो स्टेम होता है वो नहीं, इनका ग्रीन कलर का स्टेम होता है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे टिम्बर के बारे में। ठीक है, टिम्बर का भी नाम आप बहुत सुनेंगे इस चैप्टर में। तो टिम्बर कोई भी ट्री, ऐसा ट्री जिसको मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जा सके, जिसकी लकड़ी को मतलब कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूज़ किया जा सके, उसे हम टिम्बर कहते हैं। जैसे अब किस काम में आते हैं टिम्बर? जैसे कि सस्ते वाले जो फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर आप समझ गए, सस्ते वाले जो फर्नीचर होते हैं वो बनाए जा सकते हैं टिम्बर से। और ट्रेन में अगर आपने सफ़र करा होगा स्लीपर कोच में, तो स्लीपर पे जिस पर आप सोए होंगे वो जो बना हुआ होता है वो लकड़ी का बना होता है, हालांकि उस पर गद्दी होती है, लेकिन गद्दी के नीचे जो होता है वो टिम्बर का ही बना हुआ होता है। ओके, अब इसमें मोस्टली जो यूज़ किया जाता है ना टिम्बर के लिए, वो किया जाता है देवदार ट्री। ठीक, देवदार ट्री यूज़ किया जाता है, इसका एग्जांपल है देवदार ट्री। तो अब बात करते हैं क्लिम्बर्स के बारे में। क्लिम्बर्स भी आप बहुत सुनेंगे इस चैप्टर में। क्लिम्बर क्या होते हैं? क्लिम्बर, अब आप इसका नाम देखिए ध्यान से, क्लिम्ब मतलब चढ़ना। ये भी क्रीपर्स की तरह होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है।
क्रीपर्स कौन से प्लांट थे? वो प्लांट जिनका स्टेम इतना वीक होता है कि वो बिना किसी सपोर्ट के ग्रो नहीं कर सकते, वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। लेकिन क्लिम्बर्स कौन से होते हैं? इनका भी स्टेम इतना ज़्यादा वीक होता है कि ये भी बिना किसी सपोर्ट के ग्रो नहीं हो सकते, लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट की मदद से वर्टिकली ग्रो होते हैं। इनमें यही डिफरेंस होता है क्लिम्बर्स और क्रीपर्स में, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं और ये वर्टिकली ग्रो होते हैं, लेकिन दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिना सपोर्ट के नहीं होते। तो आपने क्लिम्बर्स क्या होता है, क्रीपर, टिम्बर, हर्ब्स, श्रब्स, सब कुछ आपने समझ लिया होगा, ठीक है, मैंने बता दिया। सो अब आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कोई ऐसा टर्म आता है तो मैं वहीं पर उसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। इनके अगर हाइट की बात करें तो 60 मीटर तक इनकी हाइट होती है और ये पूरे साल अपने पत्ते नहीं झाड़ते, ठीक है, पूरे साल एवरग्रीन रहते हैं, इसीलिए इनका नाम एवरग्रीन है। अब कौन कौन से इनके एग्जाम्पल देखते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि आप देख सकते हैं रोजवुड, महागोनी, आइनी, इबोनी, ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। अब सेमी एवरग्रीन मतलब आधे एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका नाम है ये, ठीक है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ऑब्वियसली बात है कि ये वहाँ पाए जाते होंगे जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी कम बारिश होती होगी, ठीक। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफ दिस रीजन। सच रीजन हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में भी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी होते हैं। द अंडरगोइंग क्लिम्बर्स प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टर टू दिस फॉरेस्ट। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनमें से पहचानिए कौन सा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है और कौन सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। जैसे कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जांपल है सीडार, हॉलॉक, केल, ओके। यहाँ पर आप देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बारिश होती है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से बारिश होती है, ठीक है, इन दोनों जगह। देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में इतना फॉरेस्ट है और हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं करा, हमने उसकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है, और करते नहीं हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसकी वैल्यू पहचान ली थी। उन्होंने पहचान लिया था कि अगर हम इन फॉरेस्ट को यूटिलाइज़ करते हैं सही तरीके से तो ये हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत बढ़ा सकते हैं, मतलब हमें इकोनॉमिक तौर पे बहुत फ़ायदा कर सकते हैं हमारे लिए, अगर हमने इन फॉरेस्ट का सही तरीके से यूटिलाइज़ करा, अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ करा इन फॉरेस्ट को तो। और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने वही करा, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन करा फॉरेस्ट का, जंगल काट दिए और स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज कर दिया। जैसे कि एक जगह के, मान लीजिए एक जगह पर एक तरीके के फॉरेस्ट होते हैं तो उनको हटाकर इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए दूसरे तरीके के पेड़ वहाँ पर उगा दिए, ये इन्होंने करा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं वर रिप्लेस बाय द पाइन विच वॉज नीडेड टू ले द रेलवे लाइन। पटरी बनाने के लिए ये पाइन यूज़ किए जाते हैं, तो उन्होंने रेलवे पटरी बिछाने के लिए वहाँ पर जो पहले से थे गढ़वाल और कुमाऊं हिमालयाज़ में जो पेड़ थे उनको हटाकर वहाँ पर ये लगा दिए। अब आप ये बताइए, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ये ठीक करा या नहीं, ये आप मुझे बताइए। और उन्होंने ही टी प्लांटेशन वहाँ पर इंट्रोड्यूस करी, रबर प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन वहाँ पर इंट्रोड्यूस करी, जिसके लिए उन्होंने ट्रीज़ को काट दिए जो पहले से पेड़ थे। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टिम्बर को हम कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने टिम्बर को भी यूज़ करा, मतलब बहुत सारे पेड़ काटे गए, ठीक, अपने कमर्शियल यूज़ के लिए उन्होंने करा। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब ये किन रीजन्स में पाए जाते हैं? जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। अब इनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 70 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, तो इसी के बेसिस पे हम इनको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मॉइस्ट और दूसरा हो गया ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। सो पहले मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गाइज, फॉरेस्ट के बारे में आप जान लेंगे, कोई इतना इसमें इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन आप इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद करना, ठीक है, उसमें एग्जामिनर खेल जाता है, ठीक है। तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में अगर बात करें तो वैसे रीजन जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब वो रीजन कौन से हैं? जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में आप देखेंगे,
जो ये हिमालयाज़ हो गए तो इसके फुट हिल्स पर जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर ये पाए जाते हैं ये वाले फॉरेस्ट। और ईस्टर्न स्लोप आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स की। अब यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो लीवर्ड साइड थी वेस्टर्न घाट की, जो ईस्टर्न साइड थी, वहाँ पर ये वाले फॉरेस्ट होते हैं। और उड़ीसा में भी आप इस तरीके के फॉरेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम, सैंडलवुड इसकी मेन स्पेशीज़ है। और अगर हम ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, ठीक है, वहाँ पर इस तरीके के वहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं तो वो पेनिनसुलर रीजन में उन जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। और साथ ही साथ नदर्न प्लेन्स में यानी उत्तर प्रदेश के प्लेन्स और बिहार के प्लेन्स में जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है उन रीजन्स में, वहाँ पर भी ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। These forests have a parkland landscape with open stretches in which teak and other trees interspersed with the patches of grass are common। अब यहाँ पर आप सोच होंगे कि आखिर ये पार्कलैंड लैंडस्केप क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ पार्कलैंड लैंडस्केप क्या होता है। देखिए ओपन लैंड होती है, मतलब ऐसे मैदान जहाँ पर घास हो, पेड़ हो, उसी को कहते हैं पार्कलैंड लैंडस्केप। आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं। पार्क क्या होती है, खुला मैदान होता है, लैंड ज़मीन, लैंडस्केप यानी लैंडस्केप। ऐसा जैसे कि पतझड़ शुरू होता है यानी ड्राई सीजन शुरू होता है तो ये पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल नेक ट्रीज के लकड़ी हमें देखने को मिलती है। अब इसके एग्जाम्पल आप देखिए जैसे कि तेंदू, पालस, अमल्टास, बेल, खेर, एक्जलवुड एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। राजस्थान के वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में आपको बहुत कम वेजिटेशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था रेनफॉल पर डिपेंड करती है और क्लाइमेट, तो वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है ही नहीं कि वहाँ पर खूब अच्छी वेजिटेशन हो। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने से पहले आप अब बात करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको ब्रेक कर दो पहले, यानी ट्रॉपिकल रीजन में होंगे। थॉर्न का मतलब क्या होता है, थॉर्न का मतलब होता है कांटे। अब कांटे कहाँ पर होंगे, जहाँ पर बारिश कम होगी। कांटे मेनली ऐसे करके होते हैं, अगर आप जूम करके देखेंगे तो कांटे क्यों होते हैं इसका भी एक क्लाइमेटिक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है, ठीक। क्यों? अब जैसा कि आपने देखा होगा कि पत्ते, अब जिन पौधों के, जिन प्लांट्स के पत्ते होते हैं ना, देखेंगे कि पेड़ पौधे आसपास के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लेते हैं, उसी के हिसाब से ग्रो होते हैं। जैसे कि आप राजस्थान में कभी ऐसे पत्तों वाले पेड़ उगते हुए नहीं देखेंगे, वहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे कैक्टस है, थॉर्न फॉरेस्ट हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ऐसे जो पत्ते होते हैं वहाँ पर वाटर लॉस ज़्यादा होता है उन प्लांट्स में। लेकिन जिन प्लांट्स में कांटे होते हैं, ठीक, वो कांटे इसीलिए अडेप्ट करते हैं क्योंकि वाटर लॉस कम हो सके, ताकि, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम हो सके और वो वाटर रिटेन कर पाएँ, क्योंकि वहाँ उनको वाटर कम मिलता है, वहाँ पर रेनफॉल कम होती है, इसी की वजह से वो कांटे के तौर पे उगते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है एनुअली, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत तरह की ग्रासेस और श्रब्स देखने को मिलते हैं। श्रब्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इट इंक्लूड सेमी एरिड एरियाज़ ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, यानी पंजाब की जो साउथ वेस्ट साइड है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी कई रीजन्स में आपको इस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे इनके प्लांट्स में पत्ती नहीं होती, ठीक है, लीफलेस होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, खेजरी, पालस एटसेट्रा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि टसकी ग्रास क्या होती है। ये आप देख सकते हैं, ये इमेज टसकी ग्रास की है। लेट्स टॉक अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट। ये नाम से आप समझ गए होंगे, नाम सुन के, कि माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये हमारा माउंटेन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके फुट हिल्स में अलग तरीके की वेजिटेशन है। आप थोड़े से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर अलग तरीके की वेजिटेशन आपको मिलेगी, थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो अलग तरीके की वेजिटेशन आपको मिलेगी, और यहाँ पर अलग तरीके की वेजिटेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं यानी ऊंचाई पर जा रहे हैं तो अलग तरीके की वेजिटेशन आपको मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे टेम्परेचर
डिक्रीज़ होता है, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता जाता है, तो वहाँ की वेजिटेशन भी उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो हिमालयाज़ रीजन में आप देखेंगे ट्रॉपिकल से लेकर तुंद्रा तक अलग सभी टाइप की वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी। अगर हिमालयाज़ के फुट हिल्स की बात करें तो वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और डेसिडियस फॉरेस्ट के बाद जब आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे यानी 1000 से 2000 मीटर यानी 1-2 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ आपको वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब आपका वहाँ से भी दिल नहीं भरा, अब आप और ऊपर जाते हैं यानी 1500 से 1750 मीटर तक आप ऊपर जाते हैं तो आपको कौन से ट्रीज देखने को, 1750 मीटर तक आप जाते हैं तो आपको फिर देखने को मिलेंगे पाइन फॉरेस्ट, जिसका वहाँ पर कमर्शियल यूज़ भी किया जाता है और इसको कमर्शियल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देवदार के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन के लिए भी यानी टिम्बर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है और बहुत सारे कामों में ये आता है। इस रीजन में यानी इस एल्टीट्यूड में आपको चिनार और वॉलनट भी देखने को मिल जाएंगे। अब आप थोड़ा और ऊपर जाते हैं यानी 2-3 किलोमीटर जब आप ऊपर जाते हैं तो फिर वहाँ आपको ब्लू स्पाइन और स्प्रूस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको टेम्परेट ग्रासलैंड भी दिख जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्टीट्यूड के साथ वेजिटेशन भी चेंज हो जाएगी। अब थोड़ा और एल्टीट्यूड पर यानी 3 से 4 किलोमीटर ऊंचाई पर आपको अलग तरीके की वेजिटेशन मिलेगी, जहाँ पर सिल्वर फर्स और जूनिपर्स और पाइन्स, बर्च और रोडोडेंड्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये रोडोडेंड्रॉन्स क्या होता है। ये स्मॉल ट्री ही होते हैं, ये छोटे साइज़ के पेड़ ही होते हैं, इनको श्रब भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये हैथ फैमिली से बिलोंग करते हैं, HEATH। ठीक है, हैथ फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जो फ्लावर होता है वो बेल शेप्ड फ्लावर होता है इनका जो। ठीक है, सो दिस इज़ अ पिक ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स। और ये है चिरपाइन जो कि कश्मीर में देखने को मिलते हैं आपको, बहुत खूबसूरत पेड़ होते हैं। ये जो वेजिटेशन होती है यहाँ पर सिल्वर फर्स, जूनिपर, स्पाइंस, ये 3 से 4 किलोमीटर तक इस जोन में यहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं वही यूज़ करते हैं, यानी ट्रांस ह्यूमंस जो होते हैं। अब क्वेश्चन इसके आखिर ये ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है। ठीक है, ट्रांस ह्यूमंस ऐसे लोग होते हैं जो सीज़न चेंज होने के साथ यानी वेदर कंडीशन जब एक जगह की बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाती हैं, इतनी एक्सट्रीम हो जाती हैं कि वहाँ पर रहना मुमकिन नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर वहाँ पर रहें तो जान भी जा सकती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ऐसे ट्राइब्स वो क्या करते हैं उस जगह से माइग्रेट कर जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जब वहाँ की वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं, तो उन लोगों को कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस। जैसे कि मान लीजिए विंटर में हिमालय में 3 से 4 किलोमीटर ऊपर तो इतनी ज़्यादा ठंड हो सकती है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं नीचे को। विंटर्स में वो वैलीज़ में चले जाते हैं और समर्स में वो माउंटेन्स पर आ जाते हैं या फिर मिड एल्टीट्यूड वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वेदर कंडीशन इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती, तो उन लोगों को ही कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस। अब वहाँ पर कुछ ट्राइब्स पाई जाती हैं, जैसे कि आप उनका नाम देख सकते हैं, गुज्जर्स और बकरवल्स, भोतियास और गद्दीस, ये सब वहाँ के ट्राइब्स के नाम है जो वहाँ पर पाई जाती है। अब देखिए सदर्न स्लोप आप देखेंगे हिमालयाज़ का तो वहाँ पर वेजिटेशन बहुत थिक होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। यहाँ पर इस रीजन के कंपैरिजन में यहाँ पर ड्राई रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ की वेजिटेशन जो है वो थिक होती है। ठीक है, और ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे जब आप जाएंगे तो आपको मॉसेस और लाइकेंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि तुंद्रा वेजिटेशन का ही पार्ट होता है। देखिए अगर सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें यानी वेस्टर्न घाट्स, विंध्यास और नीलगिरीज के आसपास के रीजन, ठीक है, जो कि सी लेवल से सिर्फ 1500 मीटर ऊपर हैं। अब यहाँ पर आप हायर लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर टेम्परेट वेजिटेशन मिलती है। ठीक है, और नीचे लेवल्स की बात करें यानी वेस्टर्न घाट्स की और स्पेशली केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका वाले रीजन की, तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब नीलगिरीज, अन्नामलाई और पलानी हिल्स में जो फॉरेस्ट हैं जो मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं शोलास। ठीक है, ये अपनी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। वहाँ पर कुछ और भी ट्रीज़ हैं जिनकी अपनी एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, जैसे कि मैग्नोलिया, लॉरेल, किंचोना एंड वॉटल। ये इस टाइप के फॉरेस्ट सतपुरा और मेकाल रेंजेस में भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये कुछ रेंजेस हैं पेनिनसुलर रीजन की। अगर आप चाहते हैं कि पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं मैं उन पर सेपरेट वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वी हैव लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। इंडिया इज अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट। देखिए आपको पता है कि इंडिया में वेटलैंड्स हैबिटेट की एक अच्छी वैरायटी देखने को मिलती है।
अब वेटलैंड्स क्या होती है, अब आप इसको वर्ड को ब्रेक करिए, ठीक है। वेटलैंड्स, वेट यानी गीला, लैंड यानी ज़मीन, यानी गीली ज़मीन, ऐसी ज़मीन जो वेट रहती है, ठीक है। अब वेटलैंड जो होती है ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, हाईली प्रोडक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, बहुत हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, और इनकी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर कई तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, कई तरह वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये वेटलैंड्स क्या करती हैं, ये कार्बन को भी स्टोर कर लेती हैं और सॉइल को भी स्टोर कर लेती हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करती, तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आप मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। जो भी सही आंसर देगा उसका नाम मैं अनाउंस करूँगा, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है। ओके, वेटलैंड एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। अगर आप चाहते हैं कि पूरा एक अलग मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, कि हमने देखा कि इंडिया में कई तरह की वेटलैंड हैबिटेट हमें देखने को मिलते हैं, जिसका 70% एरिया यानी 70% एरिया इज़ अंडर द पैडी कल्टीवेशन। क्या होता है, मेनली यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन होता है, चावलों का कल्टीवेशन होता है, खेती होती है। तो वेटलैंड्स की अगर टोटल एरिया की बात करें इंडिया की, तो 3.9 मिलियन हेक्टेयर में है। दो साइट्स हैं हमारे इंडिया की, चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, और क्योलदाव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर में है, ठीक है। आर प्रोटेक्टेड अंडर द रामसार कन्वेंशन, ठीक। अभी रामसार कन्वेंशन क्या है, रामसार कन्वेंशन क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। किस लिए करी गई थी, फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, ताकि वेटलैंड्स का कंजर्वेशन कर सकें और उनका सही तरीके से यूज़ कर सकें, उनको यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। अब इसका नाम रामसार किसने रखा, तो इसका जो नाम रामसार रखा है वो रखा है ईरान में एक शहर है रामसार, उसके ऊपर ये नाम रखा गया है, ठीक है। ये जो ट्रीटी साइन की गई थी ये 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में ट्रीटी साइन की गई थी। ओके, एन इंटरनेशनल कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट अमंग मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए ये कंट्रीज़ की कुछ वेटलैंड्स हैं जिनको 8 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, पढ़ लेना। देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि कितने तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, लेकिन अब पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया में आखिर फॉरेस्ट कितना है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर कितना है। अगर स्टेट्स रिकॉर्ड्स की माने तो फॉरेस्ट एरिया लगभग 23.28% है ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, यानी हमारी कंट्री का जितना एरिया है उसका 23.28% फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, यानी इतने परसेंट जंगल है, किसके अकॉर्डिंग, स्टेट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट एरिया और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर दोनों अलग अलग हैं। फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया मतलब फॉरेस्ट के लिए जितनी लैंड रिकॉर्डेड है, ठीक है, चाहे वहाँ पर फॉरेस्ट हो या नहीं हो। और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर मतलब ऐसे पेड़ जिनकी कैनोपी है, ठीक है, जो एक्चुअल में फॉरेस्ट है। अब एक्चुअल में फॉरेस्ट है ये कैसे पता लगेगा, अब सैटेलाइट की हेल्प से जो भी फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं उसके बेसिस पर देखा जाता है कि एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है। तो ऐसे पेड़ जिनकी कैनोपी है उनको कंसीडर किया जाता है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। ओके, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया मतलब जहाँ पर वाकई में जंगल हैं, पेड़ हैं, उनकी कैनोपी है, तो वो एरिया कितना है, वो एरिया फॉरेस्ट कवर का सिर्फ 21.67% है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में एक जैसा ही फॉरेस्ट कवर है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल ही फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट कवर नहीं है, जैसे कि लक्षद्वीप को आप ले सकते हैं। लक्षद्वीप ये रहा, हैज़ 0% फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ 0% फॉरेस्ट एरिया, तो आप यू विल टिक द लक्षद्वीप, ठीक। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो वहाँ पर 86% एरिया है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 10% फॉरेस्ट एरिया है, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। अब पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे रीजन ऐसे हैं बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ फॉरेस्ट को बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। वहाँ पर खेती किसानी के लिए, वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट को बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं 10 से 20% फॉरेस्ट एरिया है, जैसे कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल
और कुछ स्टेट 20 से 30% वाले स्टेट हैं, जैसे कि दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, तमिलनाडु। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आप देखेंगे तो वहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है, वहाँ पर 30% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ऑलराइट। और जम्मू कश्मीर में जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है वो है 9.56%। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेरिएशन है हमारे इंडिया के इंडिया में ही। तो देखिए फॉरेस्ट को जब आप देखेंगे जंगल को, तो फॉरेस्ट हैव एन इंट्रिकेट इंटर रिलेशनशिप विद लाइफ एंड एनवायरनमेंट। यानी इंट्रिकेट मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। इंटर रिलेशनशिप यानी हमारा इनका ऐसा रिलेशनशिप है कि हम इन पर डिपेंड करते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, ठीक है। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं हमारी इकॉनमी को और हमारी सोसाइटी को। तो जब इतना ज़्यादा फ़ायदा है हमें इनसे, तो ये हमारा फ़र्ज़ हो जाता है कि हम इनको कंजर्व करें, इनका कंजर्वेशन करें, ठीक है। और इनके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स भी चलाई हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। कौन सी ड्यूटी है, क्या है, वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं भी देखूँ आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। एक DPSP भी है, तो DPSP मुझे बताना कौन सा आर्टिकल है। ऑलराइट। तो देखिए जैसे कि मैं बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंडिया प्रपोज टू हैव नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी एंड अडॉप्टेड अ फॉरेस्ट पॉलिसी। 1952 में पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, जिसको 1988 में मॉडिफाई किया गया था, कुछ अमेंडमेंट किया गया था उसमें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अ न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, देखिए आप ये लाइन अपने ऐसे में भी कोट कर सकते हैं अगर कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसे आता है कि गवर्नमेंट विल एम्फसाइज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कंजर्व एंड एक्सपेंड फॉरेस्ट रिजर्व ऑन वन हैंड। देखिए सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, अगर सरकार को पेड़ काटने की ज़रूरत पड़ भी रही है, ठीक है, वही डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार को 50 पेड़ काटने की ज़रूरत पड़ रही है फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट ओनली, ठीक, तो वो दूसरी जगह 50 पेड़ लगा देगी या इससे ज़्यादा लगा देगी। तो इससे क्या होगा कि सस्टेनेबल तरीके से काम होगा। ओके। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टू मीट द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल ऑन द हैंड, यानी वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनके ज़रूरत के लिए अगर चाहिए तो पेड़ काट भी देगी, लेकिन दूसरी जगह उसको लगाएगी भी, ठीक है। तो फॉरेस्ट पॉलिसी के एम पढ़ते हैं। तो देखिए उसका एम था कि तो जितना हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसका 33% हम फॉरेस्ट के अंडर लाएंगे, ठीक है। एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड टू रिस्टोर फॉरेस्ट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस वाज डिस्टर्ब। जहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया था वहाँ पर हम दोबारा से फॉरेस्ट रिस्टोर करेंगे जहाँ पर जंगल काट दिए गए थे, ठीक है। कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, ये हम नेचुरली ब्लेस्ड हैं कि हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा फॉरेस्ट है। इस बात की हम वैल्यू नहीं कर रहे, इस बात की हम कदर नहीं कर रहे। अब इस बात को पहचाना था अंग्रेज़ों ने, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने पहचाना और उसका अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने यूज़ किया, उसका एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, ठीक है। रेलवे लाइन बिछाई और पता नहीं क्या क्या किया। और सॉइल इरोजन कहाँ पर हो रही है उसका चेक किया जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ द डेजर्ट लैंड एंड रिडक्शन ऑफ द फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, जितने भी बाढ़ वगैरह और सूखा पड़ता है तो उनको कम किया जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना यानी जंगल को ख़त्म करना। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे टू मेक टिम्बर, फ्यूल, फॉडर एंड फूड अवेलेबल टू द रूरल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। तो देखिए वो रूरल पॉपुलेशन के लिए जो फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है, ठीक है, तो ऐसी रूरल पॉपुलेशन जो फॉरेस्ट पर डिपेंड है उनके लिए और ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे फॉरेस्ट की, ठीक है। क्रिएटिंग ऑफ अ मासिव पीपल्स मूवमेंट इन्वॉल्विंग वीमेन टू एनकरेज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ऐसा एनकरेज किया जाएगा। स्टॉप फेलिंग ऑफ ट्रीज़ एंड दस रिड्यूस प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। देखिए हम जानते हैं कि बहुत सारे जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने रहन सहन के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट है तो इसलिए वो हैं, ठीक है, क्योंकि उससे उनको खाना मिलता है, रहने की जगह मिलती हैं। एडिबल लीव्स क्या होती हैं, ऐसी पत्ती हैं जो हम खा भी सकते हैं और जिनका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बहुत कमाल के। आज भी ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमें नहीं पता लेकिन ट्राइबल लोगों को पता है, जिनसे कमाल के हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट से उनको एडिबल लीव्स मिलती हैं यानी ऐसी पत्तियाँ मिलती हैं, शहद मिलता है, ठीक है। और उनका अपना एक कल्चर है जो कि फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, उससे वो अपने घर बनाते हैं, वहीं पर रहते हैं, ठीक है। आइटम्स फॉर प्रैक्टिसिंग देयर आर्ट, अपनी आर्ट
प्रैक्टिस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द ट्राइबल इकोनॉमी इज़ अ वेल नोन। दे आर द सोर्स ऑफ उनके सस्टेन रहने का सोर्स ही वो जंगल हैं। देखिए ये माना जाता है कि ट्राइबल लोग जो होते हैं बहुत हारमोनी से रहते हैं और वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर 593 डिस्ट्रिक्ट का देख, आउट ऑफ द टोटल 593 डिस्ट्रिक्ट 188 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं ये हमारे जोग्राफिकल एरिया का 33% एरिया कवर करते हैं। अब देखिए ट्राइबल्स हमें पता है कि बहुत ज़्यादा एंगेज हैं फॉरेस्ट से, ठीक है, और इनको कमाल की नॉलेज है, एज ओल्ड नॉलेज। तो इस नॉलेज को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट का ऐसा मैनेजमेंट, मतलब फॉरेस्ट को इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना कि हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकें और सोशल डेवलपमेंट हो सके और रूरल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। ये पर्पस होता है सोशल फॉरेस्ट्री का। अब सोशल फॉरेस्ट्री को 3 तरीके से नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने डिवाइड किया है। एक तो अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा। और गाइज मैं बीच में आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो देखिए अर्बन फॉरेस्ट्री मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जो सरकारी जगहें हैं, सरकारी ज़मीन है या फिर कोई प्राइवेट ज़मीन है, तो वहाँ पर पेड़ों को लगाना और उनको मैनेज करना, ठीक है, उनकी देखभाल करना, उनको बढ़ाना, उनका सही तरीके से मैनेजमेंट करना, तो ये कहलाता है अर्बन फॉरेस्ट्री। जैसे कि ग्रीन बेल्ट पार्क आप देख लीजिए, रोड साइड एवेन्यूज़ आप देख लीजिए, आपने देखा भी होगा, जैसे रोड है तो बीच में पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, ठीक है, या फिर इधर उधर पेड़ लगे हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूरल फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री में हम एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को प्रमोट करते हैं। अभी दोनों क्या होते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब पेड़ पौधे लगाना और एग्रीकल्चर क्रॉप्स लगाना ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ द वेस्ट पैचेस, ठीक है। और दूसरा हो गया कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, किसी ज़मीन पर फॉरेस्ट्री करना जो कि पब्लिक है या फिर कम्युनिटी लैंड है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फार्म फॉरेस्ट्री। अब इसमें क्या होता है? इसमें फार्मर्स वो पेड़ पौधे लगाते हैं जो उनके कमर्शियल यूज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है, मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए लगाते हैं या फिर नॉन कमर्शियल पर्पज़ से भी लगा सकते हैं अपने खुद की ज़मीन पर। टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ, तो आपको पता है अर्थ पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ है उनका 4 से 5% सिर्फ हमारे इंडिया में पाया जाता है। अब इतना ज़्यादा रिमार्केबल डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो डिक्लाइनिंग हो रही है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी रीज़न्स हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड क्लियर कराई जा रही है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, हमने पीछे पढ़ा भी था, ऑलराइट। और हंटिंग भी एक रीज़न है और फॉरेस्ट फायर भी एक रीज़न है। 1972 में एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इनेक्टेड विच प्रोवाइड द मेन लीगल फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। 1972 में एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। उसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना उनके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। इसके लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए, सेंचुरीज बनाए गए। दिस एक्ट हैज़ बीन कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंडेड 1991 में, मेकिंग पनिशमेंट मोर स्ट्रिंजेंट एंड हैज़ ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट एंड स्पीशीज़, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें, देयर आर 101 नेशनल पार्क्स एंड 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द कंट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम, एक ऐसा यूनिक इकोसिस्टम है दैट इज़ जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, ठीक है, विद इन द फ्रेमवर्क, और यूनेस्को का जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सभी आपको बता दी, ऑलराइट। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जिस टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं वो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद।